बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 2 आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। कैसा किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या मसले को हम हल करेंगे, तो ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। चलो पहली बात स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते किस चीज को है और उसको हल करने के लिए साइंस में हमें क्या तरीकेकार बताया गया है कि जिस तरीकेकार की मदद से हम उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से निपट सकते हैं या उसको हल करा सकते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उर्दू में हम इसको ऐसा कहेंगे, ऐसा कोई सा भी मसला या परेशानी जो किसी एक जानदार की वजह से दूसरे जानदार के लिए हो, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। या फिर ऐसा कोई सा मसला, बीमारी या परेशानी जो माहौल की किसी आलूदगी की वजह से जानदार को हो, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। फिर बताते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार अशिया से मुताल्लिक कोई मसला। अब मसला हो क्या सकता है, कोई सी भी बीमारी या कोई सी भी परेशानी अगर जानदार अशिया को है किसी और जानदार से या माहौल में मौजूद पॉल्यूटेंट्स, आलूदगी फैलाने वाले केमिकल्स या अनासिर से, so that is called as a biological problem। इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। so let's define it। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको डिफाइन करते हैं। एनी प्रॉब्लम, डिजीज या डिस्टरबेंस, एनी प्रॉब्लम कोई मसला, डिजीज बीमारी, डिस्टरबेंस या परेशानी, दैट इज बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म and affect another living organism, is called, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है अच्छी सी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, डिजीज या डिस्टरबेंस, कोई मसला, बीमारी या कोई सी परेशानी, दैट इज बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की वजह से हो, एंड अफेक्ट अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका असर दूसरे जानदार पर हो, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और या फिर इसको हम यूं भी बयान कर सकते हैं, और या फिर हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी डिजीज या प्रॉब्लम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करें, अ डिजीज या प्रॉब्लम कोई बीमारी या कोई सा मसला, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार अशिया के लिए हो, बाय इट्स सराउंडिंग फैक्टर्स, आप ब्रैकेट में लिखेंगे पोल्यूटेंट्स is called biological problem। इसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ये है इसकी एक बेहतरीन सी डेफिनेशन, आसान सी। एनी डिजीज और प्रॉब्लम, ऐसी कोई सी बीमारी या परेशानी
फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हो जानदार अशिया के लिए पहले हमने डिफाइन किया था और उसकी वजह से दूसरी जानदार भी मुतासिर होते हैं, लेकिन यहां पे बाय इट्स सराउंडिंग फैक्टर्स या पॉल्यूटेंट्स, आसपास के माहौल या आसपास की आलूदगी की वजह से अगर जानदार अशिया के लिए कोई बीमारी या कोई सा परेशानी या कोई सा मसला है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाता है, इससे निपटा कैसे जाता है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। द प्रोसीजर इज, इसके लिए क्या जाने तो ये है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड या दिस इज आल्सो नाउन एज अ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड। देखिए कोई सा ऐसा मसला या बीमारी लिविंग से हो दूसरे लिविंग के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, या लिविंग को हो उसकी सराउंडिंग की वजह से, दैट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नाउ हाउ टू सॉल्व दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसी मसले को हम कैसे हल करेंगे या बायोलॉजी ने या साइंस ने क्या तरीका तजवीज किया है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड क्या है, वो तरीकाकार जो हमें बायोलॉजी या हमें साइंस बताता है मसला हल करने के लिए, उस तरीकेकार को हम बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो हमारा चैप्टर इसी बारे में, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया, सीख लिया, अब उस मसले का हल कैसे निकाला जाता है, उसको हल कैसे किया जाता है, तो इसके लिए जो तरीकेकार है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज साइंटिफिक मेथड। तो इसको डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल मेथड या साइंस, द प्रोसीजर या टेक्निक, द प्रोसीजर या टेक्निक, वो तरीकेकार दैट इज यूज्ड टू सॉल्व, दैट इज यूज्ड टू सॉल्व या इलिमिनेट, खत्म करना, दैट इज यूज्ड टू सॉल्व, जो हल करने के लिए या इलिमिनेट, खत्म करने के लिए हो। द प्रोसीजर या टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सॉल्व या इलिमिनेट the biological problem, the biological problem is called, उसको भाई हम कहते हैं biological method, biological method, that is biological method or that is also called as a scientific method या उसको हम scientific method भी कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब उस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका, वो क्या तरीकेकार मांगता है, तो वो तरीकेकार जिससे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व या खत्म करने के लिए, उस तरीके को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। उस तरीके के 7 स्टेप्स हैं कि इन 7 स्टेप्स से होके, इनको फॉलो करके, इन्हीं को ऐसी तरतीब से करके आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का या मसले का हल निकालेंगे एक साइंसी तरीके से। तो वो तरीकेकार है क्या, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट मेथड इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप इज नाउन एज हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप इज नाउन एज डिडक्शन, डिडक्शन, चौथा स्टेप एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, पांचवा स्टेप रिजल्ट और छठा स्टेप है थ्योरी और लास्ट स्टेप है लॉ या प्रिंसिपल, लॉ या प्रिंसिपल। ये है वो साइंसी तरीकेकार या बायोलॉजिकल मेथड जिसको यूज
या जिसको इस्तेमाल करके या जिस पे चल के हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड है क्या? पहले ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल, ये है बायोलॉजिकल मेथड। और स्टेप वाइज, ऑर्डर वाइज, इसी ही तरतीब के साथ हमने इसको लिखना है, इसको समझना है और सीख के किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड या ये तरीकेकार यूज होगा। पहला ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल, दैट इज द बायोलॉजिकल मेथड। ये है भैया बायोलॉजिकल मेथड कि इस तरीके का पे चल के हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप नाउ एज ऑब्जर्वेशन? पहले स्टेप को थोड़ा सा समझते हैं। ऑब्जर्वेशन जो इस तरीकेकार का पहला स्टेप है, ये क्या होता है और इसमें क्या करना है? So let's discuss this observation. अब अगर कोई मसला है, उसको हल करने जाना है, उसको सीखने जाना है या उसको खत्म करने जाना है, तो हमने उसको हल करने के लिए हमें जो तरीकेकार बताया गया है साइंसी, उसमें फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। उसके बारे में ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं? टू कलेक्ट डेटा by using 5 senses to collect data। अब मालूमात जमा करनी है by using 5 senses। अल्लाह ताला ने 5 हिस्स दिए हैं जिनकी मदद से हम अपने आसपास और अंदर के माहौल पूरा सब कुछ समझते हैं और तभी तो हम इस काबिल हैं कि एक बेहतरीन सी फंक्शनल लाइफ गुजारते हैं। तो अब मालूमात जमा करनी है अपने 5 सेंसेस। तो 5 सेंसेस हैं क्या? आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये है 5 सेंसेस। इनको इस्तेमाल करना है और इनको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? हमने देखना है कि वो मसला किस चीज की वजह से हो रहा है और उससे क्या क्या चीजें रिलेटेड है। हम देख के जितनी मालूमात लेते हैं, फिर हम सुनते हैं, लोगों से पूछते हैं, इससे मालूमात लेते हैं, किसी दूसरे से मालूमात लेते हैं, खुद लोगों से सुनते हैं लोगों की क्या राय है उस बारे में, और अपनी नोज यानी कि स्मेल की इस्तेमाल करके उस बारे में भी हमें मालूमात मिल सकती है। टंग, उसके केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल के बारे में, उसका टेस्ट चेक के बारे में करने के बारे में हमारे टंग भी मालूमात हमें दे सकता है। और हमारा स्किन जो जिल्द है, जो बड़ा ऑर्गन है फील करने के लिए, वो हमें प्रेशर के बारे में, फोर्स के बारे में, गर्मी के बारे में, सर्दी के बारे में, जिस बारे में भी उस मुतालिक हमें मालूमात देनी हो, ये इससे हमें मालूमात मिल सकती है। तो ये 5 हिस्से या सेंसेस यूज करके अब हम मालूमात जमा करेंगे। जमा किस बारे में करेंगे? बायोलॉजिकल जो भी मसला है उस बारे में। लोगों से भी पूछेंगे, खुद भी मालूमात लेंगे, अपनी भी कोशिश करेंगे, ये सारे इस्तेमाल करेंगे और उस बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। तो ये सारे सेंसेस यूज करके उस बारे में मालूमात इकट्ठी करने को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो टू कलेक्ट डेटा, मालूमात जमा करना by using 5 senses, eye, ear, nose, tongue, skin is called, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन या ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। That is called as ऑब्जर्वेशन, इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन आप 2 तरीके से करते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि आप मालूमात उस मसले के बारे में जमा कर रहे हैं, यानी कि पहला स्टेप है उस मसले के हल की जानिब आप कदम बढ़ा रहे हैं या आपने पहले से स्टार्ट ले लिया है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं, उस मसले को देख के अपनी सेंसेस इस्तेमाल करके, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आप 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज, पहले को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज भाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, अब जो मालूमात आप जमा कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी
और उनकी क्वांटिटी भी, दोनों को आप जमा कर रहे हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है? दोज ऑब्जर्वेशंस, दोज कलेक्शंस या डेटा, कलेक्शंस या डेटा इन विच, जिसमें दी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात की क्वालिटी इज ऑब्जर्व्ड, उसको देखा जाता है, इज कॉल्ड, और इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये है भाई क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फिर से देखिए, द कलेक्शंस या डेटा, ऐसी मालूमात जो आपको मिली है जहां पे द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस इज ऑब्जर्व्ड, जहां पे जो मालूमात आपको मिलती हैं और उधर आप किसी भी चीज की क्वालिटी के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हो, दीज ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ईजी, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है, अगर किसी मालूमात में आप कलर के बारे में, उस चीज के रंग के बारे में, कलर को आप उसकी कलर के बारे में मालूमात लेते हैं, ये है क्वालिटी, रंग एक क्वालिटी है। अगर उसकी स्मेल है, अगर उसकी स्मेल है, ये क्वालिटी है। अगर उसकी टेस्ट है, अगर उसकी टेस्ट है, ये उसकी क्वालिटी है। तो अगर आप क्वालिटीज को या क्वालिटी की मालूमात को जमा करते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। तो दीज आर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ये हमने इनको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इज, दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है? दोज ऑब्जर्वेशंस, those observations, ऐसे observations या डेटा, मालूमात जो आप जमा करते हैं, in which, जिनमें the quantity, वहां पे क्वालिटी थी, यहां पे क्वांटिटी है, the quantity या नंबर, ठीक है, जहां पे दी क्वांटिटी या नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस इज ऑब्जर्व्ड, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, इज कॉल्ड, ये कहलाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दीज आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। यानी कि यहां पे आप किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में मालूमात लेते हैं, जिस मसले को आप किसी बीमारी, किसी परेशानी के हल के लिए सीखने जा रहे हैं, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी चीजों की आपको क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी मींस कैरेक्टर्स, खासियत, रंग, वो उसका जायका, उसकी पहचान, और बहुत सारी चीजों की को आप क्वांटिटेटिव एनालाइज करते हो, एनालिसिस, तज्जिया करते हो, मालूमात लेते हो। सो देयर क्वांटिटी मींस e.g. for example their number, उनकी तादाद, their mass या weight, mass या उनके weight के बारे में, ठीक है, और वहां पे उनकी, यहां पे चले हम कह सकते हैं उनके नंबर के बारे में, उनकी मास के बारे में, उनकी वेट के बारे में, उनकी हाइट के बारे में, किसी बारे अगर ऐसी मालूमात हो जहां पे किसी चीज की क्वांटिटी का जिक्र हो, सो दैट क्वांटिटी इफ इज मेजरेबल और इफ इज ऑब्जर्व्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव में क्वालिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी को, मिकदार को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर आप किसी चीज के बारे में मालूमात लेते हैं और वहां पे किसी चीज की नंबर है, मास है, वेट है, हाइट है, कितना साइज है, फॉर एग्जांपल दिस में भी साइज, वहां पे साइज है, इस सब के बारे में आप मालूमात लेते हो, तो ये क्वांटिटी में आती है। ये मालूमात आपकी क्वांटिटी ऑब्जर्वेशंस है। अगर उनकी कलर है, अगर उनका कोई स्मेल है, या उनका कोई टेस्ट है, या उनकी कोई इफेक्ट है, उनका कोई असर है, ये सारी क्वालिटी होती है। इस बारे में ये वाली मालूमात हासिल करना इस क्वांटिटेटिव ट्रेड। तो इस बारे में, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से
कोई सी भी मालूमात जमा करना, अगर क्वालिटी मुतालिक हो या क्वांटिटी के मुतालिक हो, दैट इज कॉल्ड इज फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन। ये हमने पहले स्टेप ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया था। और ऑब्जर्वेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टू कलेक्ट डेटा बाय यूजिंग 5 सेंसेस। आप मालूमात जमा करते हैं अपने 5 सेंसेस को यूज करके, उस मसले के बारे में जितनी आपको मालूमात मिलनी हो, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। और ये हमने बायोलॉजिकल मेथड का या साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप डिस्कस किया। इसके बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, थ्योरी और लॉ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये जो बकिया 6-5 स्टेप्स हैं इनके बारे में सीखेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारे दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर था या पहला टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।